Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। हमारी कोशिश होगी आज की क्लास के अंदर नस्ट के पास्ट पेपर्स के अगेन बेहतरीन एमसीक्यूज को देखें। हम देखें किस तरीके से नस्ट के पास्ट पेपर्स के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछा जाता है, किस तरीके से डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट नस्ट के एग्जाम के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा इस साल नस्ट के नेट 2 में, नेट 3 में, नेट 4 में, नेट 1 में अपेयर हो रहा है या आने वाले सालों में अपेयर होंगे, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं अभी तक मोर देन 4000 नस्ट के एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं मजीद सॉल्व करवाऊंगा। एक चीज का बस आपने ख्याल रखना है कि जितने भी ये पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स मैं आपको कवर करवा रहा हूं, आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि इन तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स को कवर करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नस्ट के पेपर के अंदर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस्ट के एग्जाम के अंदर 160 प्लस का स्कोर किया, रिमेंबर दिस थिंग, उन तमाम बच्चों ने पास्ट पेपर्स लाजमी कवर किए थे। भाई आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करें दिन में एक हिस्सा पास्ट पेपर्स को कवर करने के लिए लाजमी तौर पे रखें, चाहे वो मैथ्स के हों, फिजिक्स के हों या इंग्लिश के हों। नेक्स्ट के इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर मैथ्स का पोर्शन 100 एमसीक्यूज का आएगा, आपके पास फिजिक्स 60 एमसीक्यूज की आएगी और इंग्लिश का पोर्शन खाली 40 एमसीक्यूज का आएगा। तो मैथ्स का पोर्शन सबसे ज्यादा हैवी पोर्शन है। टोटल पेपर नस्ट का 200 एमसीक्यूज का होता है, जिनमें से आपको 180 मिनट का टाइम गिवन है। आपको 200 एमसीक्यूज को 180 मिनट में कवर करना है, तो आपके लिए शॉर्टकट्स के ऊपर वर्किंग करना, शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपने इन चंद बुनियादी बातों का हमेशा ख्याल रखना है कि देखो पास्ट पेपर्स के जो लेक्चर सीरीज है इसको लाजमी तौर पे कवर करें। अभी तक मैं इस लास्ट पेपर की लेक्चर सीरीज के अंदर 4000 से ज्यादा नस्ट के मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। तो प्लीज कोशिश करें कि इन तमाम लेक्चर सीरीज के क्वेश्चंस को कवर करें, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कॉनिक सेक्शन से, एग्जामिनर कहता है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, द इक्वेशन ऑफ द लेटर्स रेक्टा विल बी डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो। देखो पास्ट पेपर से क्वेश्चन करवाने का फायदा क्या होता है, ताकि भाई आपको साथ साथ अंदाजा हो सके किस तरीके के डिफिकल्ट एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको मेजोरिटी बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आपको क्या चीज निकालनी है, लेटस रेक्टा की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा लेटस रेक्टा की इक्वेशन क्या होती है उस पर जाने से पहले अगर मैं देखूं ना, मुझे एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो भैया आपके पास एक सिंपल एलिप्स आ रहा है, एक ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि इक्वेशन सिंप्लीफाइड आ रही है। तो भाई मैं अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पहले तो अपना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे एक डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 12 का 12 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू के बाद 1। 2 1 जा 2 होता है, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर आ गया सिंपल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू के बाद 1। अब देखो आपने जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाया तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है। मुझे इस इक्वेशन को देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि बड़ी वाली वैल्यू किसके नीचे, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो भाई आपके पास वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इलिप्स का मेजर एक्सेस कहां पर लाई कर रहा है, मेजर एक्सेस कर रहा है वाई के ऊपर, क्योंकि देखो वाई के नीचे आपके पास क्या है, बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। वैसे हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, क्योंकि बेटा देखो अगर नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो जिसके साथ छोटा कोफिशिएंट है ना उसका मेजर एक्सेस होगा, या फिर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है उसका मेजर एक्सेस होता है। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि मेजर एक्सेस क्या है, वाई का। अच्छा भाई सेकंड नंबर के ऊपर यानी कि मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 12 के, बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है 6 के। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया। इस क्वेश्चन में देखो मांगा हुआ क्या है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है फाइंड करके बताओ इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टा। अब एक लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकालनी, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि लेटस रेक्टम की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको चंद बुनियादी बातें बता देता हूं। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि भैया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ये बहुत दफा पूछ लिया जाता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, तो बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये बराबर होता है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के। नॉर्मल सी चीज है भैया, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के, अगर तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मांगी जाए। मगर यहां पे आपसे क्या पूछा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम किसके बराबर होती है, अगर तो मेरे पास
एक्स एक्सिस का एलिप्स आ रहा है तो भाई वो होगी मेरे पास सिंपल तरीके से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के सी के। और अगर वाई एक्सिस का एलिप्स आ रहा है तो इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का सी के। अगर तो कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास एक्स की पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी लेटेस्ट रेक्टेंगल की इक्वेशन होगी। और अगर मेरे पास वर्टिकल एलिप्स आ रहा है तो उस सूरत में क्या होगी, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के सी के बराबर होगी। अच्छा अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सी आपको निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि एलिप्स के केस के अंदर सी निकालने का रिलेशन क्या होता है, एलिप्स के केस में सी निकालने का रिलेशन होता है कि सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो बेटा सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर है 12 के, बी स्क्वायर बराबर है 6 के। तो 12 में से 6 को निकालो 6 बचेगा। यानी कि हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर आ गई। तो अगर मुझे सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस का अंडर रूट 6 के बराबर। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, सी आ गया। आपको क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लेटिस सेक्टम। चूंकि मेरा मेजर एक्सेस कहाँ का है, वाई का है, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 6 के बराबर। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 6। सो द करेक्ट आंसर शुड बी, तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन के अंदर x इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 6 भी गिवन है। बहुत सारे बच्चे इसको भी टिक करके आ जाएंगे। भाई मेजर एक्सेस कहाँ का है, मेजर एक्सेस मेरे पास y का है। जब मेजर एक्सेस y का है तो जाहिर सी बात है इक्वेशन के अंदर y आएगा, x नहीं आएगा, नॉर्मल सी चीज है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई कैन बेट यू मेजोरिटी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता नहीं होती इक्वेशन ऑफ लेटिस रेक्टम क्या होती है। मेजोरिटी बच्चों ने लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम पढ़ी भी होती है। सो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो कोई छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो कि पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि पेपर में आपके लिए एफिशिएंट का काम करती हैं, आपको राह दिखाती हैं। सो भाई मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो लाजमी तौर पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी। ना सिर्फ नस की तैयारी होगी बल्कि नस के साथ फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एनईडी की, प्यास की, आईबीए की, लम्स की, कॉमसेट्स की, जीआईकेआई की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन भी इस बैच में शामिल है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बैच की क्या है कि इस बैच में आपका मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस के अंदर कोर्स कवर करवाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मैकेनिज्म। इसके अलावा तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इक्वेशन इक्वेशन ऑफ डैश, अच्छा मेरा टाइपिस्ट एक बहुत अच्छा आदमी है, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अच्छा मुझे कैसे पता चला, बाय द वे एलिप्स है, हो सकता है यहाँ पे हाइपरबोला होता। देखो एलिप्स की दुनिया के अंदर एलिप्स की इक्वेशन की पहचान होती है। क्या पहचान होती है एलिप्स की इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के कोफिशिएंट्स हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सिमिलर साइंस होगा। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों के कोफिशिएंट्स हमेशा डिफरेंट होंगे। दुनिया के अंदर एक आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस क्या है। देखो सर्कल जो है ना ये शेप होती है, एलिप्स होती है ये शेप। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में सर्कल और एलिप्स में पता है क्या डिफरेंस है। भाई सर्कल दुनिया में एक ऐसी शेप है जिसके अंदर आपके पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस आपस में बराबर होता है। वाइल एलिप्स के अंदर क्या होता है, एक तरफ वैल्यू बड़ी होती है, एक तरफ वैल्यू छोटी होती है, सही है। एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है कि भाई एक में सेमी मेजर सेमी माइनर बराबर है, एक में सेमी मेजर सेमी माइनर बराबर नहीं है। इसीलिए सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 के बराबर होती है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 नहीं होती। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी, नॉर्मल सा कंडीशंस है। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 के बराबर। एलिप्स की क्या होती है, 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट 2 के बराबर। सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती है 0 के बराबर। स्ट्रेट लाइन की एसेंट्रिसिटी होती है इन्फिनिटी के बराबर। ये बेसिक एमसीक्यूज हैं जो आपको लाजमी तौर पर फिंगर टिप से मालूम होने चाहिए। ये फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, ये बेसिक एमसीक्यूज आ रहे हैं। खैर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना एक कॉनिक आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस का 25 पाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 100। देखो मुझे देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कौन सा कॉनिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के आपके पास दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। अगर तो कोफिशिएंट्स सिमिलर होते ना फिर सर्कल होता, क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे देखो डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब एलिप्स है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 100 डिवाइडेड बाय 100 1 हो गया। 4 के टेबल में 100 कहां पर आएगा, 25 के ऊपर। 25 के टेबल में 100 कहां पर आएगा, 4 के ऊपर। वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, मैंने शायद लास्ट क्लास में ही बताया था कि दुनिया में एलिप्स में हाइपरबोला में कभी भी अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का मल्टीपल इक्वल टू के इस तरफ गिवन है ना, तो हमेशा जब आप डिवाइड करवाओगे ना अपने उस इक्वल टू के इस तरफ कांस्टेंट से पूरी इक्वेशन को, तो हमेशा आपके पास आंसर पता है क्या आएगा, जो भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एक होता है, सही है।
करवा के चेक कर लीजिएगा, एक ये आएगा। खैर, यहाँ पे देखो हमारे पास एलिप्स की कंडीशन बन गई, अब फाइनली नॉर्मल कंडीशन आ गई। अब आप देखो इसके नीचे बड़ी वैल्यू किसके नीचे आ रही है, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब आप खुद देखो कि आपके पास बड़ी वैल्यू किसके नीचे आ रही है, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेजर एक्सिस किसका है बेटा, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो एक्स के नीचे आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो मेजर एक्सिस है ना वो किसका आ रहा है, वो एक्स का है मेजर एक्सिस। यानी कि अब मैं इसको जब कंपेयर करवाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 के बराबर, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 के बराबर। नॉर्मल मेरे पास सिंपल ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। अब देखो मुझे निकालना क्या है, हमसे एग्जामिनर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई निकालो। अब डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई क्या होता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2c के बराबर। अगर तो एग्जामिनर आपसे पूछता है ना डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस निकालना है, वो 2a होता है। डिस्टेंस बिटवीन द मेजर एक्सिस क्या होता है हमारे पास, 2a। डिस्टेंस बिटवीन द माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई क्या होता है, 2c के बराबर। तो भैया देखो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई किसके बराबर है, 2c के बराबर। तो यानी कि मुझे पहले सी निकालना पड़ेगा। और एलिप्स की क्वेश्चन के अंदर, एलिप्स की कंडीशन के अंदर सी कैसे निकालते हैं, सिंपल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 25 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 के बराबर। 25 में से 4 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो 21 बचेगा ये तो यानी कि सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 21 के बराबर, प्लस माइनस का रूट 21 के बराबर। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई होता है 2c, तो c किसके बराबर है, प्लस माइनस के अंडर रूट 21 के बराबर। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट 21 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। डॉग माने समझ जाओ, सही है ना, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है what values must be excluded from the domain of fx is equal to x plus 3 divided by x minus 3। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर ये पता नहीं क्या मतलब था, पता नहीं सर ये पूछ लिया था डोमेन से एक्सक्लूड करना है, पता नहीं सर इसका मतलब क्या था, एग्जामिनर पता नहीं क्या चाह रहा था। देखो काफी सारे बच्चों को बेसिक बातें नहीं पता होती कि डोमेन क्या होती है और क्या नहीं होती। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है दुनिया में, पहले इस चीज को जरा समझते हैं। डोमेन कहते हैं इनपुट को, रेंज कहते हैं आउटपुट को, आसान तरीन भाषा में। दुनिया में डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। सही है ना, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। वाइल ऑन दी अदर हैंड रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। मैं इसकी बड़ी एक आपको नॉर्मल सी मिसाल आपको देता हूं कि भाई देखो आप लेट सपोज बाइक है, आपके पास एक बाइक है। आप जब इस बाइक में पेट्रोल डलवाओगे, जब इस बाइक में आप पेट्रोल डलवाओगे तो ये बाइक आपको एवरेज देती है, आप इस बाइक के ऊपर ट्रेवलिंग करते हो। तो आपका इनपुट क्या है, पेट्रोल। आपकी डोमेन क्या है, पेट्रोल। सही है ना, और इसकी रेंज क्या है, इसका आउटपुट क्या है, वो जो ट्रेवलिंग आप कर रहे हो बाइक पे बैठ के, जो आप वन व्हीलियां मार रहे हो, शबाटरबाजी कर रहे हो, वो आपकी आउटपुट है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं बाइक की एग्जांपल को लूं, क्या आप अपनी इनपुट में पानी डाल सकते हो, क्या बाइक के अंदर पेट्रोल की टंकी में पानी डाल सकते हो, नहीं, बाइक बेटा चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी, इंजन मर जाएगा उसका पूरा। यानी कि आप बाइक की डोमेन में पेट्रोल की जगह पे वो नहीं डाल सकते, क्या नहीं डाल सकते भाई, पानी डाल सकते। सिमिलरली आप गैसोलीन भी नहीं डाल सकते, गैसोलीन डाल सकते हो, ग्रीस, भाई ग्रीस सस्ती है भाई, पेट्रोल महंगा हुआ है, कितने का चल रहा है, 250-300 का चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि भाई मट्टी का तेल सस्ता मिलता है, 108-109 रुपए का मिल जाएगा मट्टी का तेल, मट्टी का तेल डाल दूं मैं अपनी बाइक पे, बताओ भाई, मट्टी का तेल सस्ता है तो मैं वो डाल देता हूँ, क्या मैं डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता बेटा। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन जो होती है ना वो बड़ी खास होती है, डोमेन जो होती है ना वो हमें वैसी रखनी है जो सेटिस्फाई करे। ये बात पे कर रहे हो, मेरी छोटी सी बात जो मैंने एग्जांपल दी बाइक की, कि देखो पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डलेगा। अब वो अलग कहानी है कि पेट्रोल में हाई ऑक्टेन डालूं या लोअर ऑक्टेन डालूं। अगर केमिस्ट्री नहीं पड़ी हुई तो कभी बाद में मुझसे पूछना, बताऊंगा ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन या लोअर ऑक्टेन का मतलब क्या होता है। मगर नॉर्मल सी बात है ना, पेट्रोल ही डलेगा। मैं गैसोलीन नहीं डाल सकता बाइक के अंदर, या फिर मैं डीजल नहीं डाल सकता। उसकी डोमेन के अंदर पेट्रोल जाना है तो पेट्रोल ही जाएगा, सही है ना। अगर मैं गैसोलीन डालूंगा या मैं कोई डीजल शीजल डालूंगा तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फाई, मेरा आउटपुट भी नहीं आएगा। ये नॉर्मल सी मैंने आपको एग्जांपल दी है, सेम गोज फॉर हियर। अब देखो यहाँ पे जब कभी कोई फंक्शन आपको गिवन होता है ना, अगर मुझे इसकी डोमेन चेक करनी है तो एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वैल्यू मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन। इसका मतलब क्या है, कौन सी ऐसी वैल्यू इसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अब देखो हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन आ रहा हो, हमेशा फंक्शन देखते हैं कि भाई फंक्शन के अंदर ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड वैल्यू होगी जब फंक्शन अनसेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन हो तो अगर उसके अंदर नेगेटिव की वैल्यू आप डाल दो तो वो आयोटा की फॉर्म बन जाती है। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू का आना इज द अनएक्सपेक्टेड थिंग, ये कभी भी नहीं हो सकता, डोमेन अनसेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि स्क्वायर रूट का जब कभी फंक्शन आ रहा हो तो उसके अंदर नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक्सक्लूड की जाएगी, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू से क्या होगा,
मेरा फंक्शन एरर दे देगा, डोमेन नहीं होगी। सिमिलरली अगर कभी भी डिवीजन का फंक्शन, जैसे यहाँ पे डिवीजन का फंक्शन, तो डिवीजन के अंदर क्या चीज अनएक्सपेक्टेड होती है, जीरो का होना। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है, आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। सेम गोज फॉर ईयर। तो भाई ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा डोमेन के टॉपिक में। अगर तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू ना फॉर्म हो। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास डिवीजन का फंक्शन आ रहा है तो वहां पे फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर कभी जीरो फॉर्म नहीं होना चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे देखो एग्जामिनर कह रहा है कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। अब आप खुद देखो, मैं x की जगह के ऊपर 1 डालूंगा तो 1 प्लस का 3 ऊपर 4 बन गया, कोई मसला नहीं है। नीचे 1 माइनस का 3 माइनस का 2 बन रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं 2 डालूंगा नीचे 2 माइनस का 3 नेगेटिव 4 बन रहा है, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर मैं देखो 3 डालता हूं, अगर मैं 3 डालता हूं ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बनेगा, ऊपर तो देखो 3 प्लस का 3 बन रहा है, कोई मसला नहीं है। मगर नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3, यानी कि नीचे क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि अगर मैं अपने x की जगह पे 3 को डालूंगा ना तो मेरी फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे जीरो बन गया। दुनिया में कभी भी नीचे जीरो बन जाए ना, इसका मतलब क्या, फंक्शन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, फंक्शन सॉल्व के काबिल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो रहा है 3 के डालने के ऊपर। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल सा मतलब ये कि भैया 3 डालने में मेरा फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड। तो हमें इसको नहीं डालना, यानी कि ये वैल्यू यहां से एक्सक्लूड होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी नंबर डाल दो, कभी एक्सक्लूशन नहीं होगा। तो खाली ये वैल्यू यहां से क्या करनी है, डोमेन से मुझे एक्सक्लूड करनी है, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी बाकी सारी डोमेन्स काउंट हो जाए। सही है ना, तो ये रीजन था इसका। बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है if fx is equal to cos x and gx is equal to 2x plus 1, which of the following are the even functions? Very nice question. देखो भाई इवन फंक्शन क्या होता है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो। कभी भी अगर दुनिया में एग्जामिनर आपसे पूछते हैं ना कि इवन फंक्शंस कौन से हैं, हमेशा याद रखिएगा इवन फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी भी अपने ओरिजिनल फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालो और आपको आंसर में वापस से आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ये होता है कि अगर कभी भी आप दुनिया के अंदर इनपुट डालो नेगेटिव के फंक्शन का, अगर आप कभी भी दुनिया में इनपुट डालो नेगेटिव के फंक्शन का और आंसर में आपको नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। वाइल इसके अलावा कभी भी कोई कंडीशन अगर फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं नीदर इवन नॉर ऑड। तो भैया इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं अपने इनपुट के अंदर, अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव का इनपुट डालूं, मुझे आंसर में ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं कभी भी दुनिया के अंदर अगर नेगेटिव का फंक्शन इनपुट में डालूं और आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। देखो बेटे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई अगर एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स के और जी एक्स बराबर है 2x+1 के, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवन फंक्शन। हमने डिस्कस कर लिया जल्दी से कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं। अब देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर मैं एफ एक्स और जी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ओके चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं एफ एक्स को और जी एक्स को मल्टीप्लाई करूं तो एफ एक्स है कॉस एक्स के बराबर, और मेरे पास जी एक्स का फंक्शन आ रहा है 2x+1। तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा मेरा। तो अगर अब मैं इसमें नेगेटिव का इनपुट डाल के चेक करूं, अगर मैं इसमें नेगेटिव का इनपुट डालूं तो ये बन जाएगा कॉस इंटू नेगेटिव का एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2, अगेन एक्स की जगह पे नेगेटिव का एक्स प्लस का 1। सो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये तो कभी भी मेरी सेम वैल्यू नहीं बनेगा। कॉस की ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई कॉस जो है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो बन गया कॉस एक्स के बराबर। ये 2 इंटू नेगेटिव एक्स का जो नेगेटिव है पहले आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल 2x बचेगा, या फिर आप इसको ऐसे करके लिख लो ना, बल्कि ये टू इंटू नेगेटिव का एक्स क्या बन गया, नेगेटिव का 2x प्लस का 1। हमारा ओरिजिनल फंक्शन देखो ये था और मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है। तो भाई ये ना तो मेरे पास इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन उस वक्त मिलता है कि अगर आंसर में वापस से मुझे फंक्शन मिल जाता है, इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन उस वक्त कहते हैं कि अगर बाहर सबसे एंड में नेगेटिव का साइन आता है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑड फंक्शन भी नहीं है, ये नीदर का फंक्शन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। यानी कि वो तमाम ऑप्शंस जिनमें वन आ रहा है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि ये देखो इसमें वन आ रहा है ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ई में वन आ रहा है ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट है या सी है या फिर डी है। सही, आइए चेक कर लेते हैं। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, एफ इंटू जी एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि देखो एक फंक्शन दूसरे के पेट में होना। अब देखो जी एक्स जो है ना वो एफ में डाला हुआ है, यानी कि एफ इंटू जी एक्स है। इसका मतलब क्या है कि जी के फंक्शन को आपने एफ में डालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ का फंक्शन था कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे मैं जी की वैल्यू डाल दूंगा जो कि बराबर है किसके, 2x+1 के। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन रखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में क्या रखूं, नेगेटिव का साइन रखूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का कॉस, 2 का 2। एक्स की जगह पे मैं नेगेटिव का इनपुट देता हूं, आगे आ गया प्लस का 1। तो और ये बन जाएगा किसके बराबर, कॉस का कॉस
ये हो जाएगा नेगेटिव का 2x प्लस का 1। अगर आप गौर से देखो, आपका ओरिजिनल फंक्शन ये था, जब आपने f इंटू जी एक्स करा, यानी कि जी एक्स की वैल्यू को एफ एक्स में उठा के प्लॉट करा, तो मेरे पास क्या चीज बन गई, ये बन गया cos इंटू 2x प्लस का 1। तो भैया देखो, जब मैंने यहाँ पे x की जगह पे नेगेटिव का इनपुट दिया है ना, तो मेरी वैल्यू आ रही है cos इंटू नेगेटिव का 2x प्लस का 1। यानी कि अभी भी मेरे पास ये इवन फंक्शन नहीं आया। इवन फंक्शन उस वक्त फॉर्म होगा कि जब मेरे पास वापस से मेरी ओरिजिनल वैल्यू आ जाती। मेरे पास हमारा करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये इवन फंक्शन नहीं बन रहा। इवन फंक्शन कब फॉर्म होगा कि अगर मैं कभी भी अपने फंक्शन के अंदर जब नेगेटिव का इनपुट डालूं, तो मुझे आंसर में वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे जब मैंने नेगेटिव का इनपुट डाला ना, तो मुझे आंसर के अंदर वो वैल्यू नहीं मिल रही जो मेरे क्वेश्चन में थी। यानी कि भैया, जब मैंने इस फंक्शन के अंदर नेगेटिव का इनपुट डाला, तो आंसर ये आ रहा है। ये और ये बहुत डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब क्या है कि देखो, आपको वापस से आंसर के अंदर ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका इवन फंक्शन तो नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया, खाली ऑप्शन नंबर सी बचा, तो वही ऑब्वियसली करेक्ट होगा। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में एग्जामिनर कहता है कि जी इंटू एफ एक्स, यानी कि अब की बारी में कंपोजिट फंक्शन वो क्या कह रहा है कि जी इंटू एफ एक्स। तो देखो एफ क्या है, जी के पेट में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं एफ के फंक्शन को डालूंगा जी के अंदर। ओके, डाल के चेक कर लेते हैं। तो भाई g इंटू एफ एक्स का मतलब क्या है कि भैया मैं सिंपल तरीके से एफ एक्स के फंक्शन को g में प्लॉट करूंगा। तो एफ एक्स का फंक्शन है cos x के बराबर, g का फंक्शन था 2x प्लस का 1। तो g के इनपुट के अंदर मैंने f के फंक्शन को प्लॉट कर देना है प्लस का 1। तो ये मेरे पास g इंटू एफ एक्स बन गया। अब जब मैं इसके अंदर नेगेटिव का इनपुट डाल के चेक करता हूं, तो 2 का 2 और cos x के अंदर x की जगह पे मैंने नेगेटिव का x रख दिया प्लस का 1। तो बेटा देखो, cos की ये प्रॉपर्टी होती है, cos में कभी भी अगर नेगेटिव का एंगल डालोगे ना, cos उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप गौर से देखो, आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या था, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस का 1। आंसर में देखो क्या मिल रहा है, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस का 1। यानी कि जब आपने फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट डाला, स्टिल आपको आंसर क्या मिला, आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे पास मेरा इवन फंक्शन को वेरीफाई कर रहा है। तो खाली इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसमें भाई, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। देखो हमेशा याद रखिएगा, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने ओरिजिनल फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालो और आंसर में ओरिजिनल फंक्शन आपको मिल जाए, तो ये आपका इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन कब मिलता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट दूं, नेगेटिव की वैल्यू डालूं और आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। और जहां पे दोनों केस वेरीफाई ना हो रहे हो, वो कहलाता है नीदर का फंक्शन। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स। एग्जामिनर मासूमियत के साथ इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। एग्जामिनर सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई अगर f इंटू जी एक्स बराबर है g इंटू एफ एक्स के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी वहां पे। तो भाई सबसे पहले देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि f इंटू जी एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है भैया g इंटू एफ एक्स के। नॉर्मल सी चीज है। अब देखो f इंटू जी एक्स क्या होगा, यानी कि भाई अब देखो f इंटू जी एक्स का मतलब क्या है कि देखो g जो है ना वो f के पेट में है, यानी कि भैया g को आपने f में डालना है। इसका आसान तरीका ये होता है कि देखो g के फंक्शन को f में सबसे पहले डालो। तो f में जो जो इनपुट आ रहा है ना, f में देखो इनपुट क्या आ रहा है, ये x आ रहा है, तो x के अंदर आप क्या डालोगे, gx के फंक्शन को। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3। यानी कि जो भी एफ एक्स का फंक्शन था उसके अंदर मैंने gx की वैल्यू को प्लॉट कर दिया। सही है, तो ये मेरे पास f इंटू जी एक्स आ गया। अब देखो g इंटू एफ एक्स इसके बराबर है। g इंटू एफ एक्स का मतलब क्या है कि भाई एफ एक्स के फंक्शन को g में डालना, यानी कि एफ एक्स की फंक्शन को जी एक्स के इनपुट में प्लॉट करना। तो जी एक्स का इनपुट है एक्स स्क्वायर, उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मैं एफ का फंक्शन डाल दूंगा पूरा का पूरा बाहर, स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करवाओ, तो यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, नॉर्मल सी बात है। सो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3 टू 6, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। सो अगर मैं इसको अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टू 6x प्लस का 3 का स्क्वायर 9। सिंपल, आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। प्लस के 9 को अगर आप दूसरी तरफ भेजोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 6x। 3 में से 9 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली माइनस का 6 बचेगा। तो इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 6x का 6x, 6 वन जार 6, 6 वन जार 6। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर। यानी कि मेरा फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली यही चीज पूछी हुई थी, यही चीज मांगी हुई थी। तो भाई इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है भाई। कि देखो आपको एग्जामिनर ने एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एफ एक्स और जी एक्स आपस में क्या है, बराबर है, तो बताओ कि भाई एफ इंटू जी एक्स अगर जी इंटू एफ एक्स के बराबर है तो बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो हमने सिंपल तरीके से इस कंडीशन का इस्तेमाल करा, दोनों को आमने सामने दूसरे के बराबर रखा और सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, ये नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है। भाई इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज आप लोगों को मैंने सिखाई हुई है, बताई हुई है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट की तैयारी पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा बेटा मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 7 फेब से, इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। इसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे, कंप्लीट कोर्स विद द शॉर्टकट्स आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तमाम के तमाम टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो आपके वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, कंप्लीट बुक टेस्ट हो, एफएलपीज हो, या फिर आपके मॉक टेस्ट हो या ग्रैंड टेस्ट हो, विद प्रॉपर टाइमर, विद प्रॉपर सिस्टम। किस तरीके से नस का टेस्ट होता है, सेम पैटर्न के ऊपर हम आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिस तरीके से फास्ट का होता है, एनईडी का होता है, मेरान का होता है, जीआईकाई का होता है, यूईटी का होता है। सबसे खास बात, तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम के तमाम टॉपिकल पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्ली डाउट सॉल्विंग सेशंस अलग से कवर अप करवाए जा रहे होंगे। तो इस बैच को आपने ज्वाइन लाजमी तौर पे करना है, 7 फेब से इंशाल्लाह ताला बैच स्टार्ट हो रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ पी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस का 6 एंड पी इज इक्वल टू 0 देन ए इज डैश। एग्जामिनर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मुझसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है पी एक्स, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है पी एक्स और ये बराबर है किसके, 4x माइनस के 6 के। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि p इंटू ए बराबर है 0 के, तो बताइए a की वैल्यू क्या है। इसका मतलब देखो क्या है, आपको एग्जामिनर ने बोला तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है 4x माइनस का 6, कहता है कि अगर मैं यहां पे x की जगह पे इनपुट दे दूं ना a का, और p इंटू ए बराबर है 0 के, तो बताइए a क्या होगा। तो भाई यानी कि देखो जहां जहां x आ रहा है पहले तो वहां पे a लिख दो, तो क्या बन गया, x की जगह पे a आ गया। इधर भी देखो बेटा 4 का 4 x की जगह पे a आ गया माइनस का 6। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या मुश्किल चीज है भाई, आपको एक फंक्शन गिवन था, एग्जामिनर कह रहा है पी ए इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आपने क्या करा, ये जो x आ रहा था इसकी जगह पे इनपुट कर दिया a का। तो जहां जहां पूरे क्वेश्चन में आपके पास x आ रहा है आपने वहां पे क्या कर दिया, वहां पे आपने सिंपल तरीके से a का इनपुट कर दिया, नॉर्मल सी बात है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर पी ए बराबर है किसके, 0 के, तो यहां पे आ गया 0। तो यहां पे क्या बचा, 4a माइनस का 6। हमें क्या निकालना है, स्मॉल a की वैल्यू, माइनस के 6 को यहां भेजो, प्लस का 6 आ जाएगा। इक्वल टू के बाद 4a का 4a इट इज, जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a। तो ये बन जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। तो बेटा a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 के। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसमें भाई, मुझे बताइए बेटा इसमें क्या मुश्किल चीज है, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, सॉल्व हो गया, दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी आर डैश वेयर एज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर डैश। अच्छा, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। देखो ये क्वेश्चन बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन पेपर में वाला कॉन्सेप्ट बहुत आएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ये 1 ओमेगा स्क्वायर। ये कितनी है, 3 टर्म्स है ना बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, देखो फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है, ये होता है 1 - 1 आयोटा नेगेटिव आयोटा। इनकी जो कहानी है, इनका जो फैमिली ट्री है वो अलग है। इनकी फैमिली ट्री देखो अलग है, इनकी फैमिली ट्री अलग है। तो अगर कोई भी बंदा कभी आपसे पूछे ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, वो 1 - 1 स्क्वायर है। क्यूब क्यूब क्यों कहते हैं, 3 है। फोर्थ रूट ऑफ क्या होता है, देखो फोर्थ का मतलब है 4 वैल्यूज होंगी। तो एक होता है 1, एक होता है -1, एक होता है आयोटा, एक होता है नेगेटिव आयोटा। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा ना यार, क्योंकि 1 नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही आ रहा, 1 - 1 स्क्वायर, बल्कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं करेक्ट था, कौन बताएगा मुझे। भाई ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखो एक 1 ओमेगा पे नेगेटिव ओमेगा आ रहा है, ये थोड़ी होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखो 1 - 1 स्क्वायर है, मगर आगे 1 और -1 आ रहा है, तो यानी कि आगे वाले बाकी के दो तो आ ही नहीं रहे। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखो तो 1 - ओमेगा क्यूब गिवन है, तो ओमेगा क्यूब का मतलब तो 1 ही होता है, तो ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर डी में 1 ओमेगा की पावर 4 आ रहा है, ये भी ओमेगा के बराबर होता है, ये भी गलत आ रहा है। तो खाली आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई के बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ई फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। अब देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है, आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका मतलब क्या, पहले तो बात समझो कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? देखो कॉन्जुगेट एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस का बी आयोटा, सही है, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे इस तरह से डैश आ जाता है। अच्छा, मेरा जेड बनाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, मैं ऐसे करके जेड बनाता हूँ भाई, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा सर ये क्या बना दिया, तो भाई मेरे जेड बनाने का तरीका ये सही है। अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट होना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट होना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ है -2 -3 आयोटा, तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस का 3 आयोटा। क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट का होना। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z की फॉर्म पे, सही है ना, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें कॉन्जुगेट का कोऑर्डिनेट x की रेफरेंस का बताना है, तुम्हें कॉन्जुगेट के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू को डिफाइन करवाना है, उसकी वैल्यू को बताना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि भैया देखो मुझे बात मालूम है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है क्या, x प्लस का आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस का आयोटा y। ऐसे ही है ना बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस का आयोटा y। अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या करवा दूं, इन दोनों को आपस में सम ले लूं, तो भाई हमें पता है मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रॉपर्टी अभी आपको पढ़ाई थी कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ सम करते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है? ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। वाइल दुनिया में कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या ले लो, सब्ट्रैक्शन कर लो या फिर डिफरेंस ले लो, तो आंसर क्या आता है? ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे देखो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या करूं, सम, क्या कि ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगर मैं सम करता हूं ना तो आयोटा बाय से आयोटा बाय कट गया, तो ये क्या बचेगा? ये बन जाएगा z प्लस का z कॉन्जुगेट इक्वल टू के बाद x प्लस का x इंटू 2x। हमें बताना क्या है, देखो हमें कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x बताना है, यानी कि भैया मुझे कोऑर्डिनेट x की वैल्यू बतानी है कॉन्जुगेट वाले का ना, तभी हमने इन दोनों को सम कर दिया। सम कर दिया तो 2x बन गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी? z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2k। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। तो भाई यहां पे मैंने आपको मल्टीपल एमसीक्यूज बातों बातों में पढ़ा दिए कि देखो दुनिया में कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ जब सम करोगे ना तो हमेशा आंसर आता है ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट का डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी एक वैल्यू दिखाता हूँ, एक एग्जांपल पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, लेट सपोज वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है -2 -3 आयोटा। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और वो क्या है? -2 -3 आयोटा। अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करना है, तो पता है आंसर क्या होगा? आप विद इन सेकंड पे निकाल सकते हो, ये होगा ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। तो यानी कि 2 का 2, रियल पार्ट यहां पे क्या है? -2, यानी कि आंसर होगा -4 के बराबर। आप चाहो तो करके चेक कर लो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो फिर उसको कॉन्जुगेट लिखो, दोनों को ऐड करवाओ, ये आंसर आएगा। सिमिलरली कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे बोले ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ डिफरेंस लो या सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, तो आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 है, तो ये आ जाएगा -6 के बराबर। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यार, ये वाली चीज बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपसे यही कह रहा था, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात को मरोड़ के पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट द कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। तो कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे उसके कॉन्जुगेट के अंदर कोऑर्डिनेट के x को दिखाना है या कोऑर्डिनेट ऑफ x को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा? तो आपने सिंपल पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिया फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों को एडअप करवाया, तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया क्योंकि उसने x कोऑर्डिनेट की बात करी, तो यहां से आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। इट वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, मजे का क्वेश्चन है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है
कि भैया आपके पास ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 9 किसके बराबर होगा। अगेन देखो बेटा, हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब कभी आप सम करते हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0 के बराबर। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर 7 आ रहा है, हमें ये प्रॉपर्टी भी मालूम है कि दुनिया में हायर पावर ऑफ ओमेगा को हमेशा हम ओमेगा क्यूब बनाते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर 7 आ रहा है, तो क्या 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। उससे पहले का कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है, 6। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये बन गया ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। फिर देखो आगे आ रहा है ओमेगा की पावर 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। उससे पहले का कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है, अगेन 6 ही आता है भैया। तो ये बन गया ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पावर 8 को बेसिकली हमने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली आगे आ रहा है ओमेगा की पावर 9, तो 9 का मतलब क्या है, 3 3 आर 9। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने पे जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये देखो ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। अब मुझे पता है क्या पावर 6 3 के टेबल में आती है, बिल्कुल आती है। कहां पे आती है, 3 2 जार 6 होता है, इंटू ओमेगा का ओमेगा। फिर देखो अगेन 3 2 जार क्या होता है, 6 होता है। और अगेन ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो भाई ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। सिंपली ये क्या बच गया, ये बच गया ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। भाई बेसिक वे में सॉल्व कर लो, विद इन लाइन का क्वेश्चन है, मैं तो मैंने आपको तरीके से जो है ना 2 लाइनों में करके दिखा दिया, वरना एक लाइन पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 9 किसके बराबर है। ओमेगा की पावर 7 का मतलब क्या है कि भाई आपने पावर को ब्रेक करा ओमेगा की पावर 6 इंटू 1 के ऊपर। फिर ओमेगा 8 का मतलब क्या है, आपने अगेन इसको ब्रेक करा ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। फिर ओमेगा की पावर 9 का मतलब क्या है कि पावर 3 3 के ऊपर आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा ये हुआ कि आपके पास जो ओमेगा की पावर क्यूब होता है 1 के बराबर होता है। तो ये तो खत्म हो गया हमारे पास, तो खाली क्या बच गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1। चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो याद रखिएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इस तरीके से फाइनली हमारा ये क्वेश्चन अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ गया। डेट्स द लॉजिक हियर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर दूसरे साल नस्ट के पेपर में आया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस का 2 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 प्लस का 2 ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की पहले तो हमें लॉजिक को पिक करना है कि एग्जामिनर यहाँ पे पूछ क्या रहा है। एग्जामिनर ने आपको बेसिकली दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने को कहा हुआ है। एक ब्रैकेट आ रहा है 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट आ रहा है 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो भाई दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म जाके दूसरे ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू 3 3 के बराबर, फिर 1 इंटू 2 ओमेगा 2 ओमेगा आ जाएगा, फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि देखो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म ने दूसरे ब्रैकेट की तमाम टर्म से जाके क्या कर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब सेम काम करेंगे कि अब जो पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू है ये दूसरे ब्रैकेट की तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगी। तो देखो 2 ओमेगा जब 3 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 2 6 ओमेगा। फिर ये 2 ओमेगा जब 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 2 2 4 ओमेगा स्क्वायर। फिर 2 ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 2 इंटू ओमेगा की पावर 4 के बराबर, ओमेगा की पावर क्यूब के बराबर, क्यों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। क्लियर है। अब देखो सिमिलरली आगे क्या होगा, ये भी तमाम की तमाम वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होगी सेकंड ब्रैकेट के, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 3 जार 9 ओमेगा स्क्वायर। फिर 3 ओमेगा स्क्वायर जब जाके 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 3 2 जार 6 ओमेगा। फिर देखो 3 ओमेगा स्क्वायर जाके जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो भाई देखो ना ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बन गया। सिमिलरली 3 ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 का 3 ओमेगा की पावर 4। क्योंकि देखो बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा लिया, अब इनको ऐड अप करवा लो जो टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो देखो 3 और मेरे पास कहां पे आ रहा है, सिंपली 3 का 3 ऐड जाने दो। 2 ओमेगा, एक ओमेगा ये आ रहा है, एक सिंगल ओमेगा ये आ रहा है, और एक सिंगल ओमेगा हमारे पास ये फिलहाल तो ये दो आ रहे हैं, तो इनको मैं ऐड अप करवा देता हूँ। ये क्या बन गया 6 प्लस का 2 8 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर देखो एक ये आ रहा है, एक ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है, एक ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है। तो भैया क्या बन गया 4 और 1 5, 5 और 9, 9 में अगर आप 5 का इजाफा करते हो तो जाहिर सी बात है क्या बनता है 14। 9 में 5 का इजाफा करोगे तो क्या बनेगा 14 ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या वैल्यू बच गई, एक बच गया 2 ओमेगा क्यूब। हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके 1 के, तो यानी कि सिंपल 2 बच गया।
फिर आगे देखो 6 ओमेगा क्यूब, अगेन देखो बेटा हमारे पास ओमेगा क्यूब का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ गया, सिंपल 6 आ जाएगा। आगे आ रहा है 3 इंटू ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होता है, सिंपल ओमेगा के बराबर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है भाई इनकी, कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ओमेगा 4 बराबर होता है किसके, ओमेगा के। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3 इंटू ओमेगा का ओमेगा। अब और वैल्यूज को और 6 को ऐड करवा दो, 3 + का 2 क्या बन गया, 5, 5 + का 6 ये बन गया सिंपल 11, सही है ना। सिमिलरली देखो 8 ओमेगा प्लस का 3 ओमेगा, 9, 10, 11 ओमेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 11 ओमेगा आ गया। और आगे क्या बच रहा है, आगे बच रहा है मेरे पास 14 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं, देखो इन दो टर्म्स के अंदर 11 कॉमन आ रहा है, तो यहां से अगर मैं 11 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 + का ओमेगा, और आगे क्या आ रहा है, प्लस का 14 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + का ओमेगा देखो किसके बराबर होगा, हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1 + का ओमेगा, तो जो चीज गायब है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ होगी नेगेटिव के साइन के ऊपर। तो इसका मतलब देखो 1 + ओमेगा किसके बराबर है, 1 + का ओमेगा बराबर होगा नेगेटिव के ओमेगा स्क्वायर के। प्लस के साइन के बाद क्या है, 14 ओमेगा स्क्वायर। देखो नेगेटिव का 11 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 14 ओमेगा स्क्वायर, तो 14 में से अगर तुम 11 को माइनस करो बेटा, अगर तुम 14 में से क्या माइनस करो, 11 को, तुम्हारे पास क्या आंसर बचेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर इट इज। तो ये इसका फाइनल आंसर था, यानी कि आपका फाइनल आंसर किसके बराबर था, 3 ओमेगा स्क्वायर के। देखो दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट बेसिक मैथ्स है भाई, नर्सरी क्लास की, दिखने में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और बेसिक चीज अभी, बेसिक ट्रिक्स अगर आपको आती है कैलकुलेशंस की, बेसिक ट्रिक्स अगर आपको आती है इक्वेशंस के टॉपिक की, तो आप विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। बेसिक ट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इस तरीके से हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। अगेन देखो एक डाइवर्सिफाई पेपर है, पेपर में कॉनिक सेक्शन भी हमने देखा, पेपर में हमने बेसिक किस्म के फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने कंपोजिट फंक्शंस को देखा, हमने इवन ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने इसके साथ साथ इक्वेशंस के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को देखा। तो भाई द पॉइंट इज दैट कि आप पास पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे करके जाएं। आप में से जितने बच्चों का नस का नेट नंबर 2 अभी पेंडिंग के ऊपर है, या कल को आप नेट 3 नेट 4 देते हो, तो भाई पास पेपर्स के लेक्चर्स लाजमी तौर पे करके जाओ पहले नंबर पे। और अगर आपकी तैयारी वीक है तो भाई कोशिश करो कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर देखो सीक्वेंस सीरीज है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, कॉनिक सेक्शन आपके पास आ जाएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले इनको कवर करो। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो बेटा मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आपकी कंप्लीट एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कवर करवाई जाएगी, ना सिर्फ नस्ट के लिए बल्कि नस्ट के अलावा भी आप जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो उन सबकी तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ही ये होता है कि इस बैच में आपकी टॉप की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाई जाएगी पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करवाया जाएगा। मल्टीपल टाइम्स का देखो मतलब क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, वो इंस्टीट्यूट आपसे पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई ये फीस जो तुम दे रहे हो 2 महीने की है, 3 महीने की कोर्स खत्म करवाने की। व्हाट वी आर ऑफरिंग मल्टीपल टाइम रिवीजन, यानी कि भाई अगर आप नस के नेट 3 से पहले आपका एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट 4 से पहले भी हो रहा होगा, फिर आपके पास फास्ट के टेस्ट से पहले भी होगा, एनईटी के टेस्ट से पहले भी होगा, जीआईके के टेस्ट के लिए भी होगा, इसी तरीके यूईटी के टेस्ट के लिए भी होगा, एंड सो ऑन। यानी कि पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज में कवर अप होंगी। आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, जीआईके की, लम्स की, एनईटी की, मेहरान की, आपके पास जितनी पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा बिजनेस यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, उसमें आईबी है, लम्स है, हमारे पास नस बिजनेस स्कूल है, फास्ट का बिजनेस स्कूल है, एंड सो ऑन। तो आपकी इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। जो भी फीस होती है उस फीस में आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक चीज हम बड़े तरीके से लेके चल रहे होते हैं। इसके अलावा आपको एक एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलती है, ये नहीं कि रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, या फिर एक ही बेकार टीचर जो होगा वही फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर डेजिग्नेटेड फैकल्टी होती है, एप्टीट्यूड की फैकल्टी होती है जो कि डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, या फिर एप्टीट्यूड पे अपना एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं, या फिर प्रोफेशनली उन्होंने जिंदगी के अंदर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अरसा काम किया हुआ है, जो कि एप्टीट्यूड साइड के बड़े मशहूर टीचर्स रहे हैं, वो मेरे पास बैचेस के अंदर बैठ के पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो भी आपकी लाइव क्लास होगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली मिलेगी, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, मंथली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं। हर यूनिवर्सिटी से पहले हमारी कोशिश होती है जीटीज को अप्लाई करवाने की। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उन प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है, जिस तरह नॉर्मली यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता है बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात, आपको तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ टॉपिकल पास पेपर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास सॉल्यूशंस, सही है ना, जिनका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस हों, गाइडेंस सेशंस हों, चीजें हों, वो सारी चीजें आपको करवाई जाती है, एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। सो लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करें। न्यू बैच अभी इस समय तो फेब से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को लाजमी तौर पे आपने ज्वाइन अप करना है। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर गिवन है ऊपर, इस बैच को आप इजीली ज्वाइन अप कर सकते हैं।
यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।